नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप क्या होते हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है गैस डिस्चार्ज लैंप। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सोडियम वेपर लैंप की कुछ डिस्क्रिप्शन बताई थी, कुछ विशेषताएं बताई थी कि ये किस प्रकार कार्य करता है, सोडियम कैसा होता है। क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने सोडियम वेपर लैंप में लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का अध्ययन किया था। किसका? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का अध्ययन किया था। तो आज मैंने आपको बताया कि सोडियम वेपर लैंप दो प्रकार के होंगे। पहला आप लोगों ने देखा, आज देखेंगे हाई प्रेशर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें उपयोग भी बताऊंगा, कहाँ उपयोग होते हैं, किस प्रकार का होता है, क्यों इसका हाई प्रेशर रखा गया है, सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करिए, क्योंकि आप लोगों की ये जो टॉपिक है ये भी धीरे धीरे लगभग कंप्लीट होने वाला है। लगभग 70% जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सिलेबस बचा नहीं, एक दो टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, आपको करवा देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करते चले जाइए। तो आज की वीडियो में क्या देखेंगे? हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। किसको देखेंगे? हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ये देखेंगे, इसको देखिए, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप। चलो ये देखेंगे। अब आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि सोडियम वेपर लैंप में सोडियम ठोस के रूप में होता है। लो प्रेशर के साथ आप लोगों ने नियोन गैस भरी, लो प्रेशर के साथ 1% आर्गन गैस भरी। आर्गन गैस का काम था कि जल्दी से उसको प्रचालित कर सके। इसको हाई प्रेशर क्यों कहते हैं? और हाई प्रेशर रहेगी तो इसमें क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी आप लोगों को? इसका ल्यूमिन प्रति वाट, इसकी दक्षता कितनी बढ़ जाएगी। इसमें हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ पे एक चौक उपयोग करेंगे, चौक के साथ इग्निटर उपयोग करेंगे। इग्निटर क्या करता है, या थर्मल एक स्विच होता है, उसकी बात ये इग्निटर क्या करता है, सारी बात बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आती है कि इसमें जो ट्यूब होती है कौन सी, जिसमें गैस डिस्चार्ज होगी। क्योंकि लैंप कौन सा है, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि सोडियम वेपर लैंप एक प्रकार का गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। और कौन सा होता है? कोल्ड कैथोड वाला होता है। ये भी आप लोग पहले लिख चुके हो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? संरचना देखने वाले हैं। ये देखेंगे संरचना, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। और कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, ट्यूब की बात करता हूँ। एक ट्यूब दिखाता हूँ आपको छोटी सी, ये होती है ट्यूब। किसकी होगी ये दिखाऊंगा, क्यों बनाएंगे ये दिखाऊंगा आप लोगों को। ये लगा दी मैंने ट्यूब। अब ट्यूब में क्या क्या व्यवस्था होगी देखो। आप किसी भी लैंप को देखोगे तो आपको सबसे पहले एक छोटी सी ट्यूब मिलेगी, इसके अंदर सफेद रंग की मिलेगी, पतली सी बिल्कुल। और कैसी होती है? बहुत कठोर होती है। यदि लो प्रेशर की बात की तो बोरोसिलिकेट की होती है, और यदि हाई प्रेशर की बात करें तो किसकी होगी? एल्यूमिनियम सिलिकेट की होगी। सिंट्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है। सबसे पहले देखो, ये ट्यूब होती है किसकी है? ये होती है सिंट्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है। क्यों? क्योंकि इसको हाई तापमान से करना पड़ता है। ये हाई टेम्परेचर पर सोडियम वाष्प की जो क्रिया होती है उसको आसानी से सहन कर लेती है। ये हाई टेम्परेचर पर सोडियम वाष्प की के साथ जो रासायनिक क्रिया होती है उसको आसानी से सहन कर लेती है। बोरोसिलिकेट सहन नहीं कर पाती, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ इसमें गैस भरेंगे, हाई प्रेशर के साथ सोडियम भरेंगे, टेम्परेचर अधिक होगा, सोडियम के साथ इसकी रासायनिक क्रिया होगी। तो मतलब कि ये ट्यूब आसानी से सहन कर लेती है। कहाँ तक पहुँच जाएगा इसका टेम्परेचर? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पहुंच जाता है। चलो बाद की बातें लिखा दूंगा। इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर ऐसे मान लो कि 2 इलेक्ट्रोड होंगे। चलो आपको दिखा देता हूं मैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड हो गए, ये इलेक्ट्रोड हो गए। अब इस ट्यूब को एक कांच के बल्ब में बंद कर देंगे। इस ट्यूब को कांच के बल्ब में बंद कर देंगे। ये कर दिया बंद, ये कांच के बल्ब में बंद कर दिया इस ट्यूब को, बस। और कुछ नहीं करना आप लोगों को। और यहाँ से एक कैप लगा देंगे। कौन सी होगी? कैप आपकी होगी गोलिथ एडिशन स्क्रू टाइप की कैप होगी यहाँ पे। कैसी होगी? गोलिथ एडिशन स्क्रू टाइप की कैप होगी यहाँ पे। ये होती है इस प्रकार की कैप, ठीक है। ये आपकी कैप होगी। और यहाँ कैप के ऊपर क्या मिलेगा? एक आपको कॉन्टेक्ट पॉइंट मिलेगा। एक कॉन्टेक्ट पॉइंट ये मिलेगा यहाँ पे। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया। ये इस प्रकार का लैंप होता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे 2 संयोजन मिलेंगे। एक संयोजन तो आपको सीधा ये जाएगा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ ऐसे करके सीधा चला जाएगा यहाँ पे।
और कुछ ऐसे करके यहाँ पे आ जाए। एक संयोजन ये हो गया और एक संयोजन इसका ये करवा देंगे यहाँ पे, ये हो गया। बस इस प्रकार के संयोजन होते हैं और बाकी कुछ नहीं होता इसके अंदर। अब कैसे देखो, इसमें संयोजन के साथ क्या करेंगे, एक तो चौक लगाएंगे, एक इग्निटर लगाएंगे। सबसे पहले इसके नाम लिखा देता हूँ आप लोगों को, इसकी संरचना लिखा देता हूँ, क्या क्या होता है, किस प्रकार होता है। इसकी संरचना में लिख लो आप, साथ साथ नाम भी लिखवा दूंगा। इसकी संरचना में क्या मिलेगा आप लोगों को वो नाम लिख लो। सबसे पहले इसकी ट्यूब के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। ट्यूब को क्या सकते हैं, आर्क ट्यूब बोल सकते हैं, आर्क ट्यूब होती है या डिस्चार्जिंग ट्यूब होती है, डिस्चार्जिंग ट्यूब होती है या गैस विसर्जन नलिका हिंदी में बोल सकते हैं। छोटी होती है, कैसी होती है, छोटी ट्यूब होती है, उसकी तरह लंबी नहीं होती है। जैसे आपने लो प्रेशर देखा था ना, वहां लंबी ट्यूब होती है, यहाँ छोटी ट्यूब होती है, ऐसी मानो छोटी होती है। किसकी होगी, किसकी होगी, सिंट्रेड होती है। कैसी होती है, सिंट्रेड होती है, सिंट्रेड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनी होती है। किसकी होगी, ऑक्साइड की होती है। इसकी ट्यूब नहीं होती है, क्यों, क्योंकि लिख लो क्यों होती है। देखो ये ट्यूब किसकी होती है, लिख लो, ये इनर ट्यूब, ट्यूब है ये, मैंने आपका नाम यहाँ लिखवा दिया है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये बताऊँ आपको, इलेक्ट्रोड है ये क्या है, कैप है ये, बस और कुछ नहीं है बस इसके अंदर। और ये ग्लास है, ये ग्लास है और ये वैक्यूम अंदर से, वैक्यूम होता है। अब देखो यहाँ क्यों होती है, क्योंकि लिखेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये जो इसके अंदर सोडियम होता है, ट्यूब के क्या होगा, सोडियम होगा। ट्यूब में क्या है, सोडियम है, सोडियम, सोडियम है। सोडियम के साथ क्या रखेंगे, चलो सोडियम प्लस ऑर्गन प्लस जीनोन प्लस मरकरी, ये यहाँ पे दो ये होंगी। जीनोन गैस होती है, कुछ मात्रा में होती है, 1-2% होती है। सब आर्गन गैस होती है कि हाई प्रेशर के साथ होती है। सब के सब क्या रहेंगे, हाई प्रेशर के साथ रहेंगे। यहाँ पे सब बातें लिखवा दूंगा, हाई प्रेशर के साथ रहेंगे। और ट्यूब के अंदर की जो दीवार होगी यहाँ पे फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है, पूरी ट्यूब में होता है ऐसे, ये पूरी ट्यूब में ऐसे होता है, फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है यहाँ पे। अब किसकी होगी दिखा दी। अब क्यों होती है इसकी बात लिखे हैं कि भाई एल्यूमिनियम की क्यों होती है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्यों होती है, लिख लो। क्योंकि तप्त आयनित जो तापमान के साथ जो आयनीकृत सोडियम होता है, क्योंकि सोडियम वाष्प जो बनती है उसकी क्रिया होती है, वाष्प के साथ क्रिया होती है, लिख लो तप्त आयनित, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ही आयनीकरण हो जाएगा वाष्प का, इसका सोडियम का। तो सोडियम फिर क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, सोडियम वाष्प। ये हो गया कि ऊष्मा के साथ क्या होगा, सोडियम वाष्प में बदलेगा और इसके साथ क्या वाष्प की रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया को आसानी से सहन कर लेती है, सहन कर लेती है। इसलिए इसको किसकी लिखी जाती है, सेंट्रेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनाई जाती है। एक तो बात आती है। अब इस ट्यूब का तापमान कितना पहुंच जाता है, देखो ट्यूब का टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, तापमान 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है इसलिए इसको इसकी लिखा जाता है कि आसानी से तापमान भी सहन कर लेती है। ठीक है, ये तो थी बात इसकी। अब आपसे पूछा था कि 1600 डिग्री टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर के साथ बढ़ेंगे, सोडियम वाष्प में बदलेगा तो उच्च धारा की आवश्यकता होती है। इसलिए कह सकते हैं हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप उच्च धारा पर कार्य करता है, उच्च धारा पर प्रचालित होता है। एक चीज आती है कि इसमें जो होता है इसमें ये उच्च धारा पर प्रचालित होगा। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप उच्च धारा पर प्रचालित होता है, जबकि लो प्रेशर निम्न धारा पर प्रचालित था। लो प्रेशर निम्न धारा पर प्रचालित, यहाँ उच्च धारा पर प्रचालित होता है। अब एक चीज तो ये आ गई, चलो एक चीज और आती है। देखो यहाँ पे ये इसको बाहर के कांच में क्यों बंद किया, पहले भी बता चुका हूँ, आज बता दूंगा। क्योंकि इसके तापमान को स्थिर रखना, इस ट्यूब में जो तापमान होगा उसको स्थिर रखेंगे। जैसे इसका तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसके तापमान का भारी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़े, भारी वातावरण से इसका तापमान घटे नहीं, स्थिर रहे वहाँ पे, तो क्या होगा, ये लैंप आसानी से कार्य करता रहेगा। तो लिख सकते हैं, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि इसके प्रकाश जो होता है उसका वातावरण के तापमान का प्रभाव पड़ता है।
उस वातावरण के तापमान को प्रभाव से कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, एक ट्यूब में बंद कर देंगे, वैक्यूम ट्यूब में। लिख सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के तापमान को स्थिर रखने के लिए, लिख लो इसके बारे में, डिस्चार्ज ट्यूब के तापमान को स्थिर रखने के लिए ट्यूब को दीर्घवृत्ताकार, देखो आधा वर्त है, दीर्घवृत्ताकार वैक्यूम ट्यूब में रखा जाता है, वैक्यूम कांच की ट्यूब में रखा जाता है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के तापमान को स्थिर रखने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब को दीर्घवृत्ताकार कांच के निर्वात की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है, जिसका वातावरण इसका तापमान आसानी से स्थिर रह सके। ये तो थी बात इसकी। अब देखो ये तो थी पूरी प्रोसेस। इसमें एक लिख लो गोलित एडिशन स्क्रू टाइप की कैप होती है, जो एक चूड़ीदार कैप होती है, ऐसे मतलब कि चूड़ीदार कैप होती है, चूड़ी है भाई बीच में, इसको लैप को ऐसे चूड़ियों से कसकर उसके टाइट किया जाता है। गोलित एडिशन स्क्रू टाइप का एक होल्डर आता है, उसमें इसको कसकर बंद किया जाता है, एक आम होल्डर में लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको देख रहे हो सामने से आपको सर्किट दिख रहा है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप को प्रचालित करने के लिए प्रारंभिक विसर्जन में जो अच्छी बात करते हैं तो लगभग कितनी वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, करंट और वोल्टेज दोनों ज़्यादा चाहिए इसको, नहीं तो धारा प्रवाहित नहीं होगी इसके अंदर। तो लिख सकते हैं हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, किसको, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, इसकी बात करते हैं, को प्रारंभिक विसर्जन के लिए, प्रारंभिक विसर्जन के लिए लगभग बता दो 2.5 किलो वोल्ट, 2.5 किलो वोल्ट करेंगे, मतलब 2500 वोल्ट के लगभग की बात करता हूँ, 2500 वोल्टेज के लगभग की बात करता हूँ कि इतना वोल्टेज आपको वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कितने वोल्टेज की, 2.5 के भी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अब ये 2.5 किलो वोल्ट कौन उत्पन्न कर सकता है, एक तो लिख लो ये 2.5 वोल्टेज की बात की, किलो वोल्ट की बात करें, एक तो होता है इग्निटर, क्या होता है इग्निटर, इग्निटर इसको बोलते हैं प्रज्वलक। एक छोटा सा एक ट्रांसफार्मर की भांति होता है, इसमें दो कॉइलें होती हैं, दोनों कॉइलों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि वो इसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं। आपको इग्निटर का कभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ जिसको वर्किंग दिखाते हैं कि इग्निटर क्या होता है। ठीक है ना, किसकी सहायता से, एक तो होता है इग्निटर या फिर एक थर्मल स्टार्टर होता है। कौन सा होता है, थर्मल स्टार्टर, थर्मल स्टार्टर होता है। इसकी सहायता से 2.5 किलो वोल्ट उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसके लिए सहायता से, एक या तो इग्निटर लेंगे या थर्मल स्टार्टर होता है, दोनों की सहायता से 2.5 किलो वोल्ट उत्पन्न किया जा सकता है। या फिर पहले की पुरानी की बात की जाए, आजकल तो नहीं लगाते हैं, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगाते थे जो भी ये काम कर सकता था, लेकिन आजकल नहीं लगाते हैं। आजकल चौक लगाएंगे, चौक के साथ ये लगा देंगे जो वोल्टेज दे देगा। शुरुआती अवस्था में चाहिए, एक बार चाहिए, प्रचालित होने के बाद नहीं चाहिए आप लोगों को, समझ गए। अब हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप जो वोल्टेज होती है वो कितने वोल्टेज पर कार्य कर सकता है, कितने वोल्टेज पर काम करता है, 400 वोल्ट या 600 वोल्ट पर आसानी से कार्य कर सकता है। उसके बाद में 400 वोल्ट 600 वोल्ट मिल सकता है। तो लिख लो हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप 400 वोल्ट से 600 वोल्ट तक, 400 वोल्ट से 600 वोल्ट तक होता है, ये कार्य करता है, 600 वोल्ट तक कार्य करता है, जो कि एक इग्निटर प्रदान कर सकता है इसको आसानी से। ठीक है ना, तो कह सकते हैं प्रज्वलन वोल्टेज, इसकी जो प्रज्वलन वोल्टेज पूछा क्या जाएगा कि हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप की प्रज्वलन वोल्टेज क्या होती है, प्रज्वलन वोल्टेज का मान कितना होता है। तो ये होता है 400 वोल्ट से 600 वोल्ट तक होता है। जब आपसे काफी बार पूछा जा सकता है, समझ गए। और क्या होता है इसके अंदर, अब देखो एक जो चौक होती है, इसके चौक का प्रयोग करेंगे, जिसको कह सकते हैं ब्लास्ट बोल सकते हैं। उसका नाम क्या है, एक ऐसे मान लो कि क्षण लीकेज ट्रांसफार्मर होता है। ऐसे मान लो कि ये जो प्रज्वलन वोल्टेज है ना, ये कहाँ से मिलेगा, इग्निटर देगा, किसको देगा, किसके सहायता से देगा, एक चौक की सहायता से मान लो, या फिर लीकेज ट्रांसफार्मर की सहायता से। एक लीकेज ट्रांसफार्मर अर्थात चौक एक प्रज्वलन वोल्टेज प्रदान करता है। ये 400-600 वोल्ट कौन देगा, वो चौक देगा आपको। 400 से 600 वोल्ट कौन देगा, चौक देगा। और इग्निटर क्या देगा, 2 से 2.5 किलो वोल्टेज एक साथ झटके के साथ एक झटका देगा, फिर वो कम कर लेगा। लेकिन ये जो चौक लगाएंगे वो क्या देगा, आपको प्रज्वलन वोल्टेज देगा। तो 200 से 400 वोल्टेज कौन देता है, लिख लो एक लीकेज ट्रांसफार्मर होता है।
इसको चोक बोल सकते हैं, वो आपको पर्सनल वोल्टेज प्रदान करता है और लैंप चालू होने के बाद धारा को सीमित कर लेता है। ये तो इसका कार्य था। अब मैं सर्किट भी दिखाऊं आप लोगों को। ये तो था इसका संरचना। अब दिखाता हूं इसकी मैं वर्किंग, कार्य प्रणाली दिखाता हूं आप लोगों को मैं। सर्किट पूरा करेंगे पहले इसकी कार्य प्रणाली, सर्किट लिखेंगे पहले। सर्किट पूरा करते हैं सबसे पहले। सर्किट में क्या लिखेंगे, एक चौक लगाएंगे, यहां से सर्किट उठाएंगे और यहां चौक लगाएंगे। ये लगाया, चौक लगाया, ठीक है ना। ये क्या लगाया, चौक लगा दिया यहाँ पे, और चौक से 2 पॉइंट निकलेंगे बीच में से, जो कि हाई वोल्टेज मिलेगा ना वो वोल्ट, और यहाँ एक इग्निटर लगा देंगे। ये लगाया इग्निटर, और इग्निटर से क्या लगाएंगे, ये 3 पॉइंट होते हैं इग्निटर में, 1 2 3 पॉइंट होते हैं, समझ रहे मेरे बात को। और तीनों पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक तो जैसे मान लें कि पोसी यहाँ एक रेड होता है, एक रेड तार होगा, लिखा हुआ रेड तार, येलो, ठीक है ना, रेड येलो और ब्लू, 3 तार होते हैं। ब्लू को न्यूट्रल के साथ लगा देंगे, ब्लू को न्यूट्रल के साथ लगा देंगे, और न्यूट्रल को इससे भी संयोजित कर देंगे, न्यूट्रल को इससे भी संयोजित कर देंगे। ये यहाँ से संयोजित, क्योंकि ये बॉडी पूरी है ना, यहाँ से इसका कैप को, और यहाँ से इसको फेस न्यूट्रल दे देंगे। ये फेस दे दिया, ये न्यूट्रल दे दिया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे पावर फैक्टर सुधारेगा। ये आपका रेड है, ये येलो है, और ये ब्लू मिलेगा आपको। ये रेड कलर का तार मिलेगा, ये येलो का मिलेगा, और ब्लू कलर नीचे आ जाएगा। बस ये होता है, ये होता है इग्निटर। ये आपका चौक लग गया, जिसको बोलते हैं लीकेज ट्रांसफार्मर। लीकेज ट्रांसफार्मर हो सकता है, समझ गए। ये तो इसका सर्किट पूरा है। अब मैं सर्किट की इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, लैंप को सप्लाई से संयोजित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लैंप को सप्लाई से संयोजित करेंगे। सप्लाई दे दिया से ऑन कर देते हैं, तो लिख सकते हैं जब लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है। सबसे पहले है लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, तो लैंप की ट्यूब में क्या है, देखो मैंने आपको बताया कौन सी है, नियॉन गैस है। देखो आर्गन जेनॉन, लैंप में क्या थी, देखो नियॉन गैस आती है लैंप में। मैंने बताया लैंप में क्या क्या, देखो इसकी ट्यूब में क्या है, सोडियम है, सोडियम प्लस नियॉन प्लस और क्या है, आर्गन प्लस मरकरी। कुछ मात्रा में मरकरी भी होती है इसमें, कुछ मात्रा में होती है, ये इसमें गैस आती है। और कुछ 1% जिनॉन गैस भी आती है, कि 1% जिनॉन गैस भी भर सकते हैं, ये भरते हैं इसके अंदर। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है, नियॉन गैस सबसे अधिक है, बाकी तो 1% आती है सारी। लिख सकते हैं जब लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो लैंप नियॉन गैस की भांति प्रचालित होकर लाल गुलाबी रंग की रोशनी देता है, ठीक है ना। लिख लेना, लैंप नियॉन, सबसे पहले लैंप नियॉन गैस की भांति प्रचालित होकर गुलाबी रंग की रोशनी देता है, एक तो बात ये आती है। उसके बाद में गैस का विसर्जन शुरू होता है इसके अंदर। गैस का विसर्जन शुरू हुआ, ट्यूब में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा से अंदर की दीवारों पर सोडियम चिपका है, यहाँ क्या है, सोडियम चिपका हुआ है, ये सोडियम ठोस के रूप में चिपका हुआ है अंदर की दीवारों पर। ये सोडियम वाष्प करना शुरू हो जाएगा। सोडियम क्या करेगा, सोडियम के कण हैं जो वाष्प, जो अंदर की दीवारों पर जमा होते हैं, वो वाष्पित होने लग जाएंगे, वाष्प करना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो पहले नियॉन गैस काम करेगी, लाल गुलाबी रंग की रोशनी देगी। पहले नियॉन गैस काम की, गुलाबी रंग की रोशनी दी, फिर ये हीट उत्पन्न होती है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे हीट उत्पन्न होती है। हीट से क्या होगा, यहाँ हीट होगी, हीट से सोडियम वाष्प बनेगा। सोडियम वाष्प बनेगा तो क्या होगा, लैंप धीरे धीरे पीले रंग की रोशनी देना शुरू कर देगा। लैंप धीरे धीरे, लिख लेना, लैंप धीरे धीरे पीले रंग की रोशनी देना शुरू कर देगा। और ये प्रोसेस लगने में, लिख लेना, लैंप पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 20 मिनट ले लेता है। लगभग 10 मिनट का टाइम आपसे पूछा जा सकता है। 10 से 20 मिनट पर कितना टाइम लेता है, 10 मिनट का टाइम लेता है। 10 से 20 मिनट का टाइम समय लेता है। जब होगी बात ये, फिर लिखते हैं जब सोडियम पूर्ण रूप से वाष्पित हो जाता है। जब सोडियम वाष्पित हो जाता है या सोडियम वाष्पित होने लगता है, इसलिए जब सोडियम, इसमें सोडियम है ना, वो वाष्प होगा, एक भाप की तरह बनेगा, वाष्प की तरह बनेगा। जब सोडियम वाष्पित होने लगता है तो लैंप के अंदर का रेजिस्टेंस घट जाता है। लिखना, ट्यूब के अंदर का रेजिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि नियॉन गैस और आर्गन गैस इसके अंदर होती है, वो गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्या है, नियॉन गैस और आर्गन गैस है, उनके गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस घटता है, इसलिए लैंप के अंदर की का रेजिस्टेंस घट जाएगा और धारा बढ़ने लग जाएगी। तो इस ट्यूब में से धारा बढ़ने लग जाएगी, समझ गए। क्योंकि समझ गए, तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, गर्म होगी, इलेक्ट्रॉन
भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे यहाँ पे, ये जाएंगे फिर धारा से परमाणु से टकराएंगे, टकराने के बाद में क्या होगा, पराबैंगनी किरणों का निर्माण होगा और सीधे यहाँ पे आएंगे अल्ट्रावायलेट किरणें और ये प्रकाश किरणों में बदल जाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि लैंप के अंदर से, लैंप हुई हीट ऊष्मा से लैंप के ट्यूब के अंदर का रेजिस्टेंस घट जाएगा और धारा बढ़ने लग जाएगी। इस समय क्या होगा, ये हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस समय चौक वोल्टेज को ड्रॉप करके धारा को सीमित कर लेगा। लेकिन शुरू में ये क्या करता है, इग्निटर हाई वोल्टेज देता है, कितना 2.5 वोल्टेज प्रदान करता है इसके थ्रू और वोल्टेज को दे देता है। लिख सकते हैं शुरुआती अवस्था में इग्निटर लैंप को, लिख लो नीचे, शुरुआती अवस्था में इग्निटर लैंप को, इग्निटर के बाद इग्निटर लैंप को 2.5 किलो वोल्टेज प्रदान करता है। लैंप प्रचालित होने के बाद हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ड्रॉप करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है और धारा को सीमित करता है, धारा को सीमित करता है और लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लग जाता है। उस समय क्या होगा, इस समय इसकी कंडीशन में क्या होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहेगा। शुरुआती अवस्था में जब तापमान बढ़ा तो 1600 डिग्री टेम्परेचर हो सकता था, लेकिन उसके बाद में कार्यकारी तापमान कितना हो गया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पित होने के बाद आसानी से कार्य करता रहेगा। समझ गए, ये तो था यहाँ पे इस पूरे लैब की संरचना और कार्य प्रणाली। अब इसकी यदि कुछ मुख्य बातें देखा जाए कि इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, देखो इसके बारे में कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ तथ्य लिख सकते हैं नोट लगा के। 45 वाट तथा 65 वाट की बात कीजिए, 45 वाट तथा या 45 वाट तथा 60 वाट की बात कीजिए, 45 वाट तथा 60 वाट के लैंप होते हैं, उनको किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। लिख लेना, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की बात की जाए, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप 45 वाट से 45 वाट तथा 60 वाट के लैंप को किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। यदि इससे अधिक क्षमता के होंगे तो 20 डिग्री क्षैतिज दूरी पर झुका के काम करते हैं। याद रखना बात, 45 वाट और 60 वाट के लैंप होंगे उसको किसी भी स्थिति में काम ले सकते हैं, लेकिन इससे अधिक क्षमता के जो भी लैंप होंगे उनको 20 डिग्री तक, जैसे यहाँ क्षैतिज अवस्था ये है, 20 डिग्री तक झुका के काम में लेंगे, ऐसे काम में ले लेंगे पीछे उल्टा मुँह करके। याद रखना, तो एक हिदायत दी जाती है इसमें कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को जब भी काम करोगे तो 20 डिग्री तक झुका के लिखना, झुका के तक लिख लो यहाँ पे कि, लेकिन लैंप की कैप, अधिक क्षमता के लैंप को 20 डिग्री तक प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, 20 डिग्री तक प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, 20 डिग्री से अधिक प्रयोग करोगे तो सोडियम का वितरण, सोडियम का जो प्रसार, जो फैलाव होता है वाष्प का, वो समान नहीं होगा। समान नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी लाइफ और घट जाएगी और इसकी दक्षता पर प्रभावित होगी। लिख लेना, 45 से 60 डिग्री जो लैंप होती है, इससे अधिक क्षमता के लैंपों को 20 डिग्री तक झुका कर काम में लेना चाहिए। इससे अधिक क्षमता, यदि इससे अधिक ज़्यादा झुका देते हैं तो क्या होगा, सोडियम का वितरण बराबर नहीं होगा और इसमें लैंप की लाइफ घट जाएगी और उसकी दक्षता घट जाएगी। एक बात आती है, एक चीज़ याद रखना, सोडियम वेपर लैंप को जब भी काम लेते हैं तो ऐसे काम में ले लेंगे, जैसे यहाँ सीधा ऐसे आता है तो ये ऐसे झुका सकते हैं, इस प्रकार नहीं झुका सकते इसको। इस पर क्या होगा, सोडियम जो इकट्ठा होता है दीवार पर वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से इसकी ये मतलब खराब हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, सोडियम वेपर लैंप को कार्य करते समय उसकी कैप हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये कैप है ना, इसकी कैप हमेशा, जैसे ये कैप है ये, इसकी कैप हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे होना चाहिए, जिससे कि सोडियम इलेक्ट्रोड के पीछे एकत्रित न हो सके और क्षमता दक्षता प्रभावित न हो। ये तो थी बात इसकी। अब इसकी लाइफ पूछे जाए तो लिख लो ना, औसत लाइफ इसकी, औसत जीवन काल 6000 कार्य घंटे से अधिक होता है, 6000 कार्य घंटे से अधिक होता है इसका, एक ही याद रखना बात। और 6000 घंटे कार्य घंटे के बाद क्या होगा, ये भी पूछ रहा है कि 6000 कार्य घंटे चल गया उसके बाद औसत कैसे मानते हैं। औसत उसको मानते हैं कि एक बार स्विच ऑन करने पर यदि लैंप 3 घंटे तक चलता है और इस प्रकार रोज चलाते हो तो 6000 घंटे से अधिक चली जाएगी। और यदि इसको प्रॉपर रूप से लगातार चलाएंगे तो 24 हज़ार घंटे चली जाती है, लेकिन औसत जीवन काल इसका 6000 घंटे ही मानते हैं, 6000 घंटे से अधिक मानते हैं, इसका कम नहीं होता है। एक चीज आती है। उसके बाद पूछा जाए कि इसके बाद क्या होगा, 6000 घंटे जीवन काल औसत चल गया तो उसके बाद क्या होगा, जलन दोष लगेगा इसके अंदर। कौन सा दोष लगेगा, 6000 घंटे के बाद क्या होगा, जलन दोष, एगिंग दोष बोलते हैं, जलन दोष होगा और लैंप की दक्षता 15% कम हो जाएगी। कितने, 6000 घंटे के बाद जलन दोष होगा और लैंप की दक्षता 15% घट जाएगी।
इस लैंप की आउटपुट कितनी होती है? 110 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। एक याद रखना बात, 110 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। अब पूछा जाए कि 110 ल्यूमेन प्रति वाट से यदि 150 ल्यूमेन प्रति वाट की जाए तो किस प्रकार कर सकते हैं? ठीक है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और लिख लो, 110 ल्यूमेन प्रति वाट से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए 110 ल्यूमेन प्रति वाट से 150 ल्यूमेन प्रति वाट दक्षता प्राप्त करने के लिए SOX लैंप प्रयोग किए जाते हैं। ये आपसे काफी बार पूछे, नोट लगा के लिखने वाली बात है। 110 ल्यूमेन प्रति वाट से 150 ल्यूमेन प्रति वाट दक्षता से अधिक दक्षता से प्राप्त करने के लिए SOX लैंप प्रयोग किए जा सकते हैं। अब SOX लैंप क्या होते हैं आपके समझ में? XOX क्या होते हैं ये देखो, इसके बाद टिन ऑक्साइड सोडियम लैंप, इसको कहेंगे टिन ऑक्साइड सोडियम लैंप का प्रयोग करते हैं। टिन का ऑक्साइड यहाँ पे लेपन होगा, टिन का ऑक्सीकरण होगा यहाँ पे जैसे ये किसकी थी, यह ट्यूब किसकी थी? एल्यूमिनियम किसकी थी? एल्यूमिनियम वाली थी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थी। अब क्या कहेंगे? टिन की ऑक्साइड की लेंगे यहाँ पे, तो लिख देंगे ट्यूब पहले सेंटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थी, अब टिन ऑक्साइड की लेंगे, टिन ऑक्साइड सोडियम लैंप है। इसकी दक्षता कितनी होगी? 150 ल्यूमेन प्रति वाट हो सकती है, बस ये देख लो इसमें। तो एल्यूमिनियम वाले की दक्षता होगी 110 और टिन ऑक्साइड की दक्षता रहेगी 150। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। दो चीज आपसे पूछे जाएंगे सोडियम के बारे में। सोडियम वेपर लैंप का प्रकाश कोहरे को भेद सकता है, बाकी किसी लैंप की रोशनी कोहरे को नहीं भेजती है, मरकरी वाले की नहीं भेजती है। सोडियम वेपर लैंप की दक्षता जो प्रकाश है वो कोहरे को, नोट करके चलना, सोडियम वेपर लैंप का प्रकाश कोहरे को भेद सकता है। इसलिए इसको जहाँ चौराहे होता है, सीटी बड़ी बड़ी सीटी में चौराहे होता है, जहाँ आवागमन अधिक होता है, तो कोहरे से बचने के लिए, कोहरे से हादसा नहीं हो, इसलिए चौराहे पर इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। और कहाँ करते हैं? चौराहे पर कर सकते हैं, गलियों में कर सकते हैं, रेलवे में कर सकते हैं, स्टोरेज भंडारे जहाँ स्टोर होता है, जहाँ बहुत सी चीज़ें पड़ी होती है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को देखना होता है, अधिक प्रकाश के लिए इसका प्रयोग वहाँ पे किया जा सकता है। समझ गए? तो दोस्तों ये तो था आपका सोडियम वेपर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ मैंने बताया नहीं हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार है वो लिख के जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।